तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी लिटरेचर की सीरीज में पढ़ेंगे शेक्सपियर की एज में जो प्रोज थे ना, उन सब के बारे में। The age of Renaissance was also conspicuous for the remarkable development of prose, which was variously written with great stylistic and linguistic excellence. फ्रांसिस बेकन, हमारे जो बड़े ही renowned writer हैं, सर फ्रांसिस बेकन, he inaugurated essay writing, which became the most celebrated prose genre. Richard Hakluyt pioneered travel literature. Sidney and Ben Jonson showed interest in the development of English literature. English prose style continued developing throughout the Shakespearean era. There is an increase in the raw material of prose in the shape of many foreign words that were imported. There is a growing expertise in paragraph construction and in the more delicate grace of style such as rhythm and melody. The prose of Hooker and Bacon represents the further development of the time. Prose style has yet a great deal to learn, but it is learning fast. और यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से प्रोज बहुत ज्यादा बढ़ा और इस टाइम का सबसे सेलिब्रेटेड जनर बना। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोज के जो स्टाइल्स होते थे ना, उन सब के बारे में। उसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे एसेज। In 1597, Bacon published 10 essays. These essays marked the beginning of essay writing in literature. अब हम essays में जो important writers थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो obviously इसमें पहला नाम किसका आएगा? सर फ्रांसिस बेकन का, जिनका जन्म हुआ था 1561 में और 1626 में ये एक्सपायर हो गए थे। इन्हें ही फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। ये याद रखना कि कौन है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज? सर फ्रांसिस बेकन। क्यों? क्योंकि इन्हीं ने ही स्टार्ट किया था। अब हम पढ़ते हैं बेकन की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें। इनका जन्म हुआ था 1561 में लंदन में। कैम्ब्रिज में इनकी एजुकेशन हुई थी। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1584। इन्हें ना नाइट भी अपॉइंट किया गया था 1603 में और 1613 में इन्हें अटॉर्नी जनरल प्रमोट कर दिया गया था और 1618 आते आते इन्हें लॉर्ड चांसलर की उपाधि मिल गई थी। बेकन बिकम अनपॉपुलर विद द हाउस ऑफ कॉमन्स। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वो इतने ज्यादा पॉलिटिकली सुप्रीम हो गए थे ना कि जो कॉमन लोग थे ना उनसे वो बहुत ज्यादा अलग हो गए थे। वो उनसे रिलेट नहीं कर पाते थे, उनके लिए लिख नहीं पाते थे। इन 1621 he was charged with taking a bribe and he confessed to his guilt. अब क्या हुआ था कि किसी ने ना बेकन के ऊपर आरोप लगाया कि भाई ये करप्शन करते हैं, ब्राइब लेते हैं। पहले तो ऑब्वियसली उन्होंने मना किया, फिर धीरे धीरे कुछ इंक्वायरीज हुई, सब कुछ जैसे चीजें आगे बढ़ी तो उन्हें डर लगा और उन्होंने कन्फेस कर लिया। तो फिर क्या हुआ कि जो उस टाइम पे जो रूलर थे उन्होंने इनको बड़ा हैवी फाइन दिया और इनको जेल में भी भेजा कुछ टाइम के लिए और इनके जो सारी जो इनकी उपाधियां थी ना वो भी इनसे छीन ली गई। अब हम बेकन के कुछ वर्क्स जो होंगे ना इम्पोर्टेंट वो देखेंगे। सबसे पहले जानिए कि बेकन का लिखने का स्टाइल कैसा था। He was a versatile thinker and writer. He thought his Latin works would be more appreciated than his English works, but it didn't happen. अब इनके कुछ important Latin works हैं वो याद रख लीजिए। De Augmentis Scientiam 1623 में पब्लिश हुआ था। Novum Organum 1620 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद आया था Sylvia Sylvanum जो कंप्लीट नहीं कर पाए थे ये। It was designed to give a complete view of what we call nature philosophy and nature history. लेकिन ये कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि इनके ऊपर जो एक्यूजेशंस लगी थी उसकी वजह से ये आगे लिख नहीं पाए थे और इसकी भी इनकी डेथ भी हो गई थी। नेक्स्ट इज स्केला इंटेलेक्टस। ओनली अ फ्यू ओपनिंग पेजेस आर अवेलेबल। इसके हमें पूरे जो स्क्रिप्ट्स हैं वो मिले नहीं है आज तक। नेक्स्ट इज प्रोड्रोमी। ओनली अ फ्यू फ्रेगमेंट्स वर रिटन। और लास्ट इंपोर्टेंट वर्क जो इनका लैटिन में वो है फिलोसफिया सेकंडा। ये कभी भी लिखा नहीं गया था, मतलब कि ये बस एक थॉट में आके रह गया था। अब हम इनके इंग्लिश वर्क्स देखते हैं जिनको ये खुद तो बड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे और लैटिन को बहुत ज्यादा सुप्रीम समझते थे, लेकिन हुआ उल्टा। इंग्लिश वर्क्स की वजह से ही ये आज तक जाने जाते हैं। लैटिन वर्क्स तो ना कोई पढ़ता है ना कभी पढ़े गए इतने इंटरेस्टिंगली और इतने एडवांस लेवल पर। इंग्लिश वर्क्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इन्होंने एसेज लिखे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने 10 एसेज लिखे थे जो 1597 में पब्लिश हुए थे। उसी का सेकंड एडिशन इन्होंने 1612 में पब्लिश कराया था जिसके अंदर 28 और एसेज थे
और इसका लास्ट और थर्ड एडिशन आया था 1625 में, जिसमें 17 एसेज और ऐड करे थे इनने। तो ऐसे मिला के इन्होंने टोटल 55 एसेज पब्लिश कर दिए थे। नेक्स्ट इज साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, इट कंटेन द सब्सटेंस ऑफ बेकोनियन फिलोसफी। ये पब्लिश हुआ था 1605 में। बेकन ऑफर्ड नॉलेज इन हिस्ट्री, पोएट्री एंड साइंस। He was the first prose writer to make English worthy of European recognition. Next आते हैं हम इनके historical works पे। Bacon deals with this subject very scientifically, मतलब history को वो बड़े scientifically approach करते थे। History of Henry VII, जो कि इनका एक बड़ा important work है इनके historical prose में, वो publish हुआ था 1622 में। इनका स्टाइल बड़ा ही नेचुरल, रेसी और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट आते हैं हम न्यू अटलांटिस, जो कि पब्लिश हुआ था 1626 में। ये जो इनका वर्क है ना, ये कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी 1626 में ही, तो ये इनकम्प्लीट रह गया था। ये जो है एक फिलोसफिकल रोमांस है जो कि मॉडल है मूर्स के यूटोपिया, जो बड़ा ही फेमस वर्क था थॉमस मूर का, उसके ऊपर बेस्ड था ये। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कुछ बेकन के जो एसेज होते थे ना उनका। पहले आप समझिए बेकन एंड मोंटैग्ने। बेकन बोरोड जनरल कंसेप्शन फ्रॉम मोंटैग्नेस एसेज, जो कि पब्लिश हुआ था 1580 में। उसके बाद आते हैं हम इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव। एसेज बेकन इज नॉट फ्रेंडली, कॉन्फिडेंशियल, इंटीमेट एंड फेमिलियर विद रीडर। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। बेकन के पास ना सब्जेक्ट्स की कोई कमी नहीं थी। उनके इतने एसेज थे ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करते थे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किया वो थे रिलीजन, एम्पायर, गार्डन्स एंड बिल्डिंग्स। बेकन के ऐसे में ना सब्जेक्ट ने हमेशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। उनका लैंग्वेज और स्टाइल देख लेते हैं अब हम। बेकन वाज द फर्स्ट इंग्लिश एसेज टू यूज ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी, इकोनॉमी, प्रिसीजन, डायरेक्टनेस, मैस्कुलिनिटी एंड मैथमेटिकल प्लेननेस। His style is full of wit and fun. The images and figures of speech are clear and simple, illustrative. Flexibility is his important character. Bacon is the pioneer of rational and scientific thinking. अब सर फ्रांसिस बेकन के बाद एसेज में जो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है ना, वो है बेन जॉनसन का। इनका जन्म हुआ था 1573 में और 1637 में इनकी डेथ हो गई थी। He always wrote aphoristic essays. इनका द टिम्बर ऑफ डिस्कवरीज, जो कि 1630 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था इनकी मौत के बाद 1641 में। पोस्टह्यूमसली मतलब राइटर के गुजर जाने के या डेथ होने के बाद में जो उनके वर्क पब्लिश होते हैं उन्हें बोलते हैं पोस्टह्यूमसली। His essays are moral and critical. इनका जो स्टाइल है वो ल्यूसिडिटी, टर्जनेस और स्ट्रेंथ का है। He treats subject in a plain and simple manner. जैसा हमने अभी पढ़ा था कि जो फ्रांसिस बेकन के वर्क्स थे उनके अंदर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन बेन जॉनसन के साथ ऐसा केस नहीं था। इन्होंने सब्जेक्ट को बड़े प्लेन और सिंपल मैनर में ट्रीट करा। नेक्स्ट आते हैं हम जॉन शेल्डन के ऊपर, जिनका जन्म हुआ था 1584 में और 1654 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है टेबल टॉक, जो कि 1689 में पब्लिश हुआ था। ये भी बेन जॉनसन की तरह एफोरिस्टिक एसेज लिखते थे। इनका द टाइटल ऑफ ऑनर और हिस्ट्री ऑफ टेथिस दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो कि प्रोज को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प किया था शेक्सपियरियन एज में। जो द टाइटल्स ऑफ ऑनर है वो 1614 में पब्लिश हुआ था और हिस्ट्री ऑफ टेथिस 1618 में। नेक्स्ट हम पढ़ देंगे अब फिलोसफिकल प्रोज। फ्रांसिस बेकन का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था फिलोसफिकल प्रोज में, जो था द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके अलावा कुछ राइटर्स थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा लिखा जो कि इम्पोर्टेंट है नेट के लिए, तो उसे भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। इसके अंदर हमारे पास पहला नाम आता है कोरियाटे का, जिनका जन्म हुआ था 1577 में और 1627 में ये एक्सपायर हो गए थे। इनका जो एक वर्क है ना क्यूरिटीज, ये इनका रिकॉर्ड है इनके वॉन्डरिंग्स का, मतलब इनके खुद की जो एक्सपीरियंसेस थे ना उनका ही एक रिकॉर्ड है। इनके जो वर्क्स थे वो फुल ऑफ पॉइंट इंफॉर्मेशन के होते थे। अब इसी में हमारे पास नेक्स्ट नाम आता है रॉबर्ट बर्टन का। इनका जन्म हुआ था 1576 में और 1640 में ये एक्सपायर हो गए थे। ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट
who poured the Renaissance pedantry into the Anatomy of Melancholy, जो कि 1621 में पब्लिश हुआ था। दोस्तों ये जो मैं वर्क्स बताता हूँ ना, इनके डेट्स भी याद जरूर रखना कि कब पब्लिश हुए थे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। इन सब्जेक्ट बर्टन वाज क्लोज टू मोंटाग्ने, यानी काफी सिमिलर थे, इंस्पायर्ड थे मोंटाग्ने से। नेक्स्ट हम आते हैं अब सी प्रोज के ऊपर। मिचलेट समड अप रेनेसां एज डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड एंड डिस्कवरी ऑफ मैन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटरेचर ऑफ ट्रेवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि द लिटरेचर ऑफ ट्रेवल क्या है? सी प्रोज। सी प्रोज का अनदर नेम क्या है? द लिटरेचर ऑफ ट्रेवल। इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, वो है रिचर्ड हैकलेट का। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे वो देख लेते हैं हम, जैसे प्रिंसिपल नेविगेशन, वॉयजेस, ट्रैफिक्स, डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन। नेक्स्ट इज सैमुअल पर्चर्स। इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है वो है पिलग्रिमेजेस। अब हम आ जाते हैं इस एज के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर। इट शोज द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ऑफ द पीरियड, although it lacked originality as it was influenced by critical principles of antiquity. The writers turned to Aristotle poetics या फिर होरासिस के जो आर्स पोएटिका थे उनके ऊपर, या तो फिर ऑल द वे प्लाटो के ऊपर होता था सब कुछ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। अब क्रिटिसिज्म के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो देखिए आप। स्टीफन गॉसन का द स्कूल ऑफ अब्यूज जो कि 1579 में पब्लिश हुआ था। विलियम वेब डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री के 1586 में पब्लिश हुआ था। जॉर्ज रूटनहम का आर्ट ऑफ पोएसी जो 1589 में पब्लिश हुआ था, और सर फिलिप सिडनी का डिफेंस ऑफ पोएसी जो कि 1595 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा बेन जॉनसन का टिम्बर और डिस्कवरीज इज द ग्रेटेस्ट क्रिटिकल वर्क ऑफ दिस period. It shows the influence of Horace and the importance of classical rules. Johnson is really the precursor of Dryden and the new age of English prose. इसके बाद हम आते हैं religious prose के ऊपर। During this period, religious controversy was in vogue. It gave rise to fine English prose and it also contributed to the evolution of prose style. Two memorable works of the period are Richard Hooker's The Law of Atlantica Polity and the authorized version of the Bible. The style is free from pedantry and vulgarity. जो authorized version of Bible है ना, इसे फर्स्ट इंग्लिश क्लासिक इन प्रोज भी कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा रिचर्ड हुकर द लॉ ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी है, to the extremists who referred everything to the Bible, Hooker retorts that man receives God's teaching from two sources, revelation in the Bible and reason, which is the gift of God. If these two ever seem to be in conflict, it is reason which must be followed. As for the Bible, it reveals the supernatural truths which man could not have discovered by reasons alone. It is an additional but not the only light. The book deserves a place of lasting importance in English prose for its style, which though still over rhetorical and involved, is generally plainer and simpler than most contemporary prose. The style is free from pedantry and vulgarity. It is luminous and harmonious. It is logical and convincing, musical and clear in vigorous. इसके अलावा जो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल है जो कि 1611 में पब्लिश हुआ था, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। नथिंग एल्स इन द रिलीजियस प्रोज ऑफ द रेनेसां इज इक्वल इन लिटरेरी ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस टू द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। इट वाज द वर्क ऑफ 47 scholars nominated by James I, over whom Bishop Lancelot Andrewes presided. It is rightly considered as the first English classic in प्रोज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसके बाद हम आते हैं प्रोज रोमांस के ऊपर। द राइटिंग्स ऑफ द प्रोज रोमांसेस इज अ रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। दीज रोमांसेस एंटिसिपेटेड नॉवेल व्हिच केम इनटू एक्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 18th century. The prose romance of this period conspired tales of adventure as well as romance. Elizabethan prose romances have no history in English because medieval romances were almost all in verse. Prose was first of all used for narrative purpose by Sir Thomas Malory and
Caxton. One major cause for the sudden and profuse appearance of prose romances was the disappearance of the minstrels. The second was the invention of printing. Oral recitation was replaced by reading, and hence verse was an aid to memory, which was replaced by prose. The prose romances of varied forms and shapes were written during this period. Now we'll see some of the writers who helped in the development of prose romances, and among those हमारे पास पहला नाम आता है जॉर्ज कोसाग्ने का। इनका जन्म हुआ था 1525 में, जो कि क्वेश्चनेबल है क्योंकि कहीं कहीं कुछ है कहीं कुछ है, और इनकी डेथ हो गई थी 77 में। इनका जो एक वर्क था द एडवेंचर्स ऑफ मास्टर एफजे 1573 में जो पब्लिश हुआ था is a lively sketch of English country house life. It depicts the emotions and day-to-day lives of a group of idle gentlefolk in a great house of northern England. The characters were well portrayed and have a slight touch of realism. It contains no melancholy or existing events and emotions. Next जो हमारे पास important नाम आता है इसमें वो है जॉन लिली का। इनका जन्म हुआ था 1554 में और 1606 में ये एक्सपायर हो गए थे। ही इज द पायनर ऑफ द इंग्लिश नॉवल, द फर्स्ट स्टाइलिस्ट इन प्रोज एंड द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ द एज। इनका जो फेमस वर्क था यूफियस, वो दो पार्ट्स में था। फर्स्ट इज यूफियस द एनाटमी ऑफ विट, जो कि 1578 में पब्लिश हुआ था, और सेकंड है यूफियस एंड हिज इंग्लैंड, जो कि 1580 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम आते हैं सर फिलिप सिडनी, जो कि 1554 में जन्म हुआ था जिनका, और 1586 में इनकी डेथ हो गई थी। सिडनी का आर्केडिया जो है, जो कि 1519 पब्लिश हुआ था, वो एक इम्पोर्टेंट प्रोज रोमांस है। द स्टाइल ऑफ आर्केडिया इज एज अफेक्टेड एंड आर्टिफिशियल एज दैट ऑफ यूफियस. एट सेवरल प्लेसेस इट बिकम्स हाईली पोएटिकल. हाउएवर, द प्रेयर ऑफ पैमिला इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्रोज स्टाइल इन आर्केडिया. नेक्स्ट इज रॉबर्ट ग्रीन. इनका जन्म हुआ था 1558 में और 1592 में ये एक्सपायर हो गए थे। एज ए राइटर ऑफ प्रोज रोमांसेस, ग्रीन इज रिमेम्बर्ड फॉर पेंडोस्टो, जो कि 1588 में पब्लिश हुआ था, मेमिलिया एंड मेनोफोन, जो कि 1589 में पब्लिश हुआ था। हिज रोमांसेस आर मोरल इन टोन एंड देयर स्टाइल इज इमिटेटिव ऑफ लिली. पेंडोस्टो सीम्स टू बी द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स विंटर्स टेल. शेक्सपियर का जो विंटर्स टेल है वो किससे इंस्पायर्ड था? रॉबर्ट ग्रीन के पेंडोस्टो से. बिसाइड्स दीज रोमांसेस, ग्रीन स्ट्राइक्स अ रियलिस्टिक नोट इन मॉर्निंग ऑफ कारमेन, जो कि 1590 पब्लिश हुआ था, एंड नेवर टू लेट, जो कि 1590 में ही पब्लिश हुआ था. नेवर टू लेट इज द फॉररनर ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल एज इट डील्स विद सर्टेन वेल नोन इंसिडेंट्स इन द राइटर्स लाइफ. नेक्स्ट हम आते हैं लॉज. इनका जन्म हुआ था 1558 में और 1625 में ये एक्सपायर हुए थे. इनका जो वर्क है रोजा लाइनेट, जो कि 1590 में पब्लिश हुआ था, इज अ पेस्टोरल रोमांस imitating the ornate style of Euphues. It is considered to be the source of Shakespeare's As You Like It. Now next is Thomas Nash. इनका जन्म हुआ था 1558 में और 1625 में ये एक्सपायर हो गए थे. नेश जो है ये पर्टिकुलरली एक रोमांसर नहीं थे. He is the first great realist who graphically depicted contemporary London life. His Anatomy of Absurdity is a characteristic study of contemporary manners. Tears over Jerusalem, जो कि 1593 में पब्लिश हुआ था, throws light upon the morals of Elizabethan London. Terrors of Night जो इनका था is a study of the superstition of the age. Nash's memorable contribution to English literature is The Unfortunate Traveller or The Life of Jack Wilton, जो कि 1594 में पब्लिश हुआ था. इसके बाद हमारे पास आते हैं थॉमस डेलोनी. इनका जन्म हुआ था 1543 में और डेथ हुई थी 1600 में. डेलोनी वाज अ रियलिस्ट हु इन हिज वर्क्स थॉमस ऑफ रीडिंग, जैक ऑफ न्यूबरी एंड द जेंटल क्राफ्ट realistically depicts contemporary Borgian life. Delany is a delightful humorist and an accurate painter. His prose runs easily into spirited dialogue.
He realistically portrayed London tradesmen and their apprentices. Delaunay was successful in painting a broad picture of the age of Shakespeare. So that's it guys. I have taught you everything about the prose in Age of Shakespeare. अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जो कि होगी एज ऑफ शेक्सपियर का जो ड्रामा का पार्ट था ना उसके ऊपर। इसके साथ ही हम प्री शेक्सपियरियन ड्रामा और पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा जो है वो भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमेडीज, डिस्गाइज, हिस्टोरिकल प्लेस और कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स जैसे कि बेन जॉनसन, वेबस्टर, जॉर्ज चैपमैन, और जो थिएटर की क्लोजिंग थी ना वो भी मैं मेंशन करने वाला हूँ वीडियो में। तो जरूर देखना उस वीडियो को भी, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।